नमस्कार दोस्तों, 17 फरवरी 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। पहला एडिटोरियल है कॉम्बैटिंग वैक्सीन हेजिटेंसी। वैक्सीन हेजिटेंसी के ऊपर हम ऑलरेडी बहुत से आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ कुछ नए पॉइंट्स बताए गए हैं। राकेश दुबुदू जी और नंदिता कालीदोस जी ने इस आर्टिकल को लिखा है। तो सिर्फ 3 या 4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पहले हमने कभी भी डिस्कस नहीं किए, उनको डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। फिर भाई, रिसेंटली जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी, उन्होंने बोला है कि भाई देश की एक कैपिटल क्यों है, देश की 4 कैपिटल होनी चाहिए। ये जो पार्लियामेंट का सेशन होता है ये केवल दिल्ली में क्यों होता है, ये देश में 4 जगहों पे होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस आर्टिकल को लिखा है एमपी नथनैल जी ने, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, रिटायर्ड सीआरपीएफ के। अक्सर कर आर्टिकल्स लिखते हैं। इनका ये बोलना है कि देखिए, ममता बनर्जी जी को पूरे राइट्स है कि वो अपने व्यू पॉइंट को सामने रख सकती है, लेकिन यहाँ पे जो फीजिबिलिटी है ममता बनर्जी जी के आइडिया की, वो फीजिबिलिटी बहुत कम है, ना के बराबर है। तो ये जो 4 कैपिटल बनाने वाला जो आइडिया है ये क्यों फ्लॉप है, और साउदर्न इंडिया में एक नई सुप्रीम कोर्ट की बेंच खोलने वाला आइडिया क्यों अच्छा है, इसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं एमपी नथनैल जी ने। तो इन पॉइंट्स को देखेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये लद्दाख वाला आर्टिकल मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि चाइना और इंडिया की डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है और ऑलरेडी इसके बारे में मैं बहुत से आर्टिकल्स डिस्कस कर चुका हूं। तो दैट इज वाई आज और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो डिस्कस करने हैं, जैसे टेली हेल्थ। भाई, इंडिया में पैंडेमिक के दौरान बाकी जितने भी हेल्थ इश्यूज होते हैं लोगों के, उनके ऊपर लोगों का कम ध्यान गया है, जो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। जैसे कि अब किसी को बिल्कुल सीवियर डायबिटीज है, कैंसर है, इस तरीके की चीजों के लिए लोग भले ही हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन जितना हो सक रहा है लोगों से उतना वो हॉस्पिटल अवॉइड कर रहे हैं। तो ऐसे सिनारियों में टेली हेल्थ कैसे मदद कर सकता है हेल्थ चैलेंजेस से डील करने के लिए पैंडेमिक के दौरान, उसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है भाई ओमिनस प्रेसिडेंट। तो जो आप कह सकते हो ट्रायल था, इंपीचमेंट ट्रायल था डोनाल्ड ट्रंप का, वो फेल हो गया सेनेट में। इसको मैंने कल करंट अफेयर्स में भी आपको बताया था। इसका सेनेट में फेल होने की वजह से कंसीक्वेंसेस क्या क्या होंगे, इस आर्टिकल में बताया गया, ये मैं आपको बताऊंगा। और फाइनली फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। गवर्नमेंट और ट्विटर एक दूसरे के अगेंस्ट बिल्कुल अड़ के खड़े नहीं हुए, कहीं ना कहीं बीच में एक प्रकार की मांडवली हो गई है। गवर्नमेंट ने ट्विटर को सीधे सीधे धमकाया है, ट्विटर भी ज्यादा कोर्ट वोट पे नहीं भाग रहा है, थोड़ी बहुत उसने गवर्नमेंट की बात मान ली और एक प्रकार की मांडवली हो गई। अगर ये मांडवली ना होती, अगर ये नेगोशिएशन ना होता, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो सेक्शन 69A है ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास जाता कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए। बट अभी के लिए चीजें थोड़ी सी रिजॉल्व होती नजर आ रही है गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच में। तो यहाँ पे क्या पॉइंट्स बोले गए हैं, इनको मैं डिस्कस करूंगा। एक और वसीम जाफर वाला इशू है जिसको मैं अलग से वीडियो बना के आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो ये 5 आर्टिकल्स हैं, जिसमें सबसे पहला आर्टिकल टेली हेल्थ स्केलिंग अप द इंडियन एडवांटेज। ये आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको मैं डिस्कस करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डॉक्टर जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए। देखिए, कोरोना का पैंडेमिक आया और कोरोना के पैंडेमिक के चलते जो हेल्थ सेक्टर में बाकी सेक्टर्स थे, मतलब कोरोना के अलावा जो बाकी सेक्टर्स थे, वहां पे जो एक्सेस था सर्विसेज का, वो काफी हद तक बंद हो गया। क्योंकि लोगों को डर था कि कोरोना फैल सकता था, तो लोगों ने हॉस्पिटल वगैरह जाना ही बंद कर दिया। जो बिल्कुल ही आप कह सकते हो कि अर्जेंट सिचुएशंस थी, हेल्थ सिचुएशन, वहीं पे लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, नहीं तो ज्यादातर लोग घर में बैठे थे। यहाँ पे एक सर्वे कंडक्ट करवाई है डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। 105 कंट्रीज में जुलाई 2020 में सर्वे हुई। ये सर्वे क्या बताती है, दैट एसेंशियल सर्विसेज वर डिसरप्टेड इन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज विद इम्यूनाइजेशन, एंटीनेटल एंड चाइल्ड केयर सर्विसेज अमंग मोस्ट वाइडली अफेक्टेड। यानी इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, एंटीनेटल सर्विसेज और चाइल्ड केयर सर्विसेज ये सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई थी। कब? जब आपका ये कोरोना का लॉकडाउन लगा था। इंडिया में तो ये खबरें भी आई थी कि बहुत सारे प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, क्योंकि लेडीज को सही समय पे हॉस्पिटल ही नहीं मिल पाया, क्योंकि लॉकडाउन लगा था और कोई उनको सबमिट ही नहीं कर रहा था। अब एक लेडी प्रेग्नेंट है, उसकी तबीयत खराब है, और तुम कह रहे हो कि कोरोना वायरस टेस्ट करके आप एडमिट करोगे, तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप समझ ही सकते हो। यहाँ पे एंटीनेटल केयर का क्या मतलब है? एंटीनेटल केयर मतलब कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी प्रेगनेंसी के दौरान उसको जो केयर दी जाती है उसकी हेल्थ के लिए, उसके बच्चे की हेल्थ के लिए, इसको आप एंटीनेटल केयर बोलते हो। ठीक है भाई। फिर अगर आगे बात की जाए, अबाउट 45% of low income countries incurred at least partial disruption of over 75% of the services relative to only 4% of the high income countries। यानी कि भाई लगभग 45% लो इनकम कंट्रीज, जहां पे लोगों की इनकम कम है,
वहां पे 75% हेल्थ सर्विसेज का डिसरप्शन हुआ। हाई इनकम कंट्रीज में 4% हेल्थ सर्विसेज का डिसरप्शन हुआ। और अगर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करिए तो वहां पे 60% ऑफ द सर्विसेज वर एटलीस्ट पार्शियली डिसरप्टेड। मतलब कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है यहाँ पे 60% हेल्थ सर्विसेज डिसरप्ट हुई। तो बिल्कुल गरीब कंट्रीज में, जो बिल्कुल 45% गरीब कंट्रीज है, वहां पे 75% हेल्थ सर्विसेज डिस्टर्ब हो गई। जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जो कि बिल्कुल गरीब भी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं है, वहां पे 60% हेल्थ सर्विसेज डिस्टर्ब हुई। लेकिन जो हाई इनकम कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड टाइप की कंट्रीज, इनके पास पैसा ज्यादा है, वहां पे अगर आप हेल्थ की बात करो तो केवल 4% ऑफ द सर्विसेज डिस्टर्ब हुई है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में अगर आप कुछ फैसेट्स को देखोगे तो आप देखोगे हालत काफी खराब है। अप्रैल से लेकर दिसंबर 2020 में जो ट्यूबरकुलोसिस का डिटेक्शन था वो 50% कम हो गया। अप्रैल से दिसंबर 2019 में इंडिया में जितने ट्यूबरकुलोसिस के केसेस देखने को मिले, उससे 50% कम केसेस अप्रैल टू दिसंबर 2020 में देखने को मिले। अब ऐसा तो है नहीं कि रेवोल्यूशनरी एक साल में ट्यूबरकुलोसिस के केसेस इंडिया में कम हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, लोग चेकअप नहीं करा रहे हैं, इसलिए पकड़ में ही नहीं आ रहे थे जिनको टीबी था। पर टीबी तो था भाई, और कहीं ना कहीं वो फैल भी रहा होगा। फिर जो एंटी नेटल केयर विजिट्स, एंटी नेटल जब लेडी प्रेग्नेंट होती है और उस समय भी जो भी वो चेकअप्स वगैरह कराते हैं, तो इस तरीके की जो विजिट्स होती थी हॉस्पिटल में फर्स्ट हाफ ऑफ द 2020 में, वो 56% कम हो गई। तो रूटीन फॉलोअप्स बंद हो गए बहुत सारे लोगों के। तो जिनको डायबिटिक्स था उनका ब्लड शुगर कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होने लगा। ठीक है, अब देखिए, जिनको हाई डायबिटिक्स होता है, रेगुलरली वो ब्लड शुगर कंट्रोल होते हैं, डॉक्टर उनको बताता है आप ये करिए, आप ये करिए। जब आप ये चीज नहीं करोगे तो आपकी तबीयत एकदम से खराब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, एडवर्स इवेंट्स के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, आपके हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और यहां पे जो आपके लिए फाइनल रिजल्ट है वो कोविड-19 से भी ज्यादा भयंकर हो सकता है। ठीक है भाई, मतलब कोविड-19 में आपको जो होगा उससे ज्यादा आपको ये चीजें परेशानी में डाल सकती है, लेकिन आप भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आप हॉस्पिटल जाना भी चाहो तो भी बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स है। हॉस्पिटल वाले आपको डील ही नहीं करेंगे बहुत सारे केसेस में जब तक आपका कोरोना निगेटिव ना हो। ऐसा बहुत सी जगहों पे देखा गया है। ठीक है, फिर भाई कैंसर केयर भी बहुत सारी कंट्रीज में अफेक्टेड हुआ है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में भी बहुत जगहों पे प्रॉब्लम आई है, क्योंकि पैंडेमिक के चलते सब लोग डरे हुए हैं। तो सबसे पहले तो कोरोना का टेस्ट होता है और उसके बाद कुछ और होता है, जिसमें काफी समय लग जाता है। तो जहां पे इमरजेंसी केयर की जरूरत है, इमरजेंसी केयर मिल नहीं पाती। फिर पैंडेमिक की बात करें तो पैंडेमिक ने इनइक्वालिटीज को भी काफी बढ़ा दिया है। जो लोग रूरल और रिमोट एरियाज में रह रहे हैं वो पहले ही बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज थे, अब वो और ज्यादा डिसएडवांटेज हो गए। लॉकडाउन लग गया तो वैसे मूवमेंट ब्लॉक हो गई। तो अगर गांव से शहर आना है किसी बीमारी का इलाज कराने तो आ नहीं सकते, क्योंकि गांव में तो कोई स्पेशलिस्ट क्लियर है नहीं। तो शहर आके इलाज कराओ, और शहर आने पे मूवमेंट पड़ा हुआ है कोरोना लॉकडाउन के चलते, और शहरों में आने के बाद भी हॉस्पिटल में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने अभी आपको बताया। फिर ऑलरेडी रूरल एरियाज में एक एग्जिस्टिंग शॉर्टेज है स्पेशलिस्ट की। कहीं ना कहीं अगर आप बात करो तो स्पेशलिस्ट है ही नहीं रूरल एरियाज में। रियलिटी तो देखिए यही है, कहीं ना कहीं आपको सबर्बन एरिया में तो आना ही पड़ेगा, और वहां तक पहुंचना ही एक रूरल एरिया के लिए बहुत बड़ी बात है, रूरल एरिया वाले पर्सन के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें भी हैं भाई। धीरे धीरे डिजिटल टेक्नोलॉजीज का ऐप के इस्तेमाल में काफी एक्सेलरेशन आया है। कहीं ना कहीं डिजिटल टेक्नोलॉजीज ज्यादा होने की वजह से जो कंसल्टेशन है वो वर्चुअल होने लगे हैं। ठीक है, तो वर्चुअल कंसल्टेशन में आप फोन पे या फिर वीडियो कॉल के थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हो। तो जो कोविड-19 की ट्रांसमिशन साइकिल है वो काफी टूटती है। यहाँ पे जो सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड है वो कहीं ना कहीं टूटता है, बशर्ते आपके पास वो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का एक्सेस है। अगर आपके पास वो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है, आप डिसएडवांटेज हो। यहाँ पे कुछ इंडियन गवर्नमेंट का एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ई संजीवनी। क्या करता है ये ई संजीवनी प्लेटफॉर्म? इट ऑफर्स बोथ प्रोवाइडर टू पेशेंट इंटरेक्शंस एंड प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर इंटरेक्शंस। ठीक है भाई, जहां पे जो पेशेंट है वो स्मार्टफोन की कम्युनिटी में जाएगा। ओके, वो सीधे सीधे हेल्थ ऑफिसर्स इन रूरल हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स के साथ कनेक्ट कर सकता है, जनरल प्रैक्टिशनर्स के साथ कनेक्ट कर सकता है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट कर सकता है। इस ई संजीवनी प्लेटफॉर्म में अपनी परेशानियां बता सकता है और लिमिटेड सॉल्यूशंस भी यहाँ पे वो ले सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ई संजीवनी प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़रूरी है। फिर इसमें बात की जाए तो जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स हैं और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कहीं ना कहीं अपने एक्सेस को बढ़ा रहे हैं। देखिए, जो वेल ऑफ पर्सन है उनके लिए तो बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन एप्स मौजूद हैं जहां पे वो पैसा देके आप ठीक ठाक अपना इलाज करा सकते हो। ई संजीवनी एप्स ऐसी हैं जहां पे हर तबके का इंसान, चाहे वो गरीब भी हो, वो भी अपने इलाज के लिए ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकता है।
लेकिन अगर आपके पास डिजिटल एक्सेस ही नहीं है तो नो मैटर कि भाई कितनी भी सस्ती सर्विसेज अवेलेबल हो, आप उन सर्विसेज को एक्सेस ही नहीं कर पाओगे तो आप वल्नरेबल ही रहोगे। ठीक है भाई। उसके बाद ये बात हमें जानने में कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको बेसिक हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पाती। अनमेट डिमांड बहुत ज्यादा है हमारे देश में, और ये अनमेट डिमांड इतनी ज्यादा है कि एट एवरी मोमेंट सरकार को ये कोशिश करती रहनी चाहिए कि कैसे हम एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बढ़ाएं। किसकी? वर्चुअल केयर इंटरेक्शंस की। क्योंकि वर्चुअल केयर इंटरेक्शंस इज द नॉर्म टुडे। आज के समय में लोग क्लिनिक जाके इलाज कराने से पहले कोशिश करते हैं कि घर बैठे बैठे इलाज हो जाए, और घर बैठे बैठे इलाज करने के लिए आपके पास उस लेवल का हार्डवेयर होना चाहिए। ठीक है भाई। सो देयर आर लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम द पैंडेमिक दैट कैन बी अप्लाइड यूजफुली टू हाउ वी डिलीवर हेल्थ केयर। तो इस पैंडेमिक से हमको कुछ ऐसे लेसन्स सीखने हैं जिससे हम ये पता कर सकें कि भाई इन लेसन से सीख के हम पैंडेमिक केयर को कैसे ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर सकें जिससे हेल्थ केयर एफिशिएंट तरीके से लोगों के पास पहुंचे। ये सब बड़ी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे करी गई। इसमें एक चीज आ गई है, रिमोट शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स। पहला, इसमें दो शब्दों में ध्यान दीजिएगा, रिमोट। दूसरा ध्यान दीजिएगा शेयर्ड। शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स का मतलब क्या होता है कि एक पेशेंट एक डॉक्टर को नहीं देख रहा है, बहुत सारे पेशेंट्स एक डॉक्टर को देख रहे हैं, या बहुत सारे पेशेंट्स दो तीन डॉक्टर को देख रहे हैं एक साथ। जैसे मैं एक डॉक्टर के सामने बैठा हूं तो वन पेशेंट टू वन डॉक्टर इंटरेक्शन हो गया। अगर मान लीजिए 10-12 पेशेंट्स का ग्रुप है और दो तीन डॉक्टर्स बैठे हैं तो मल्टीपल इंटरेक्शन हो गया। 10-12 पेशेंट का ग्रुप है, एक डॉक्टर है, तो इसको आप बोल सकते हो शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स। आज के डेट में शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स बहुत जरूरी हो गए हैं, खासकर इंडिया जैसे केसेस में। हालांकि ऑब्वियस सी बात है, जो शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स हैं वो बिल्कुल स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम में काम नहीं आएंगे। तो अभी किसी को कैंसर है किसी स्पेसिफिक टाइप का, ठीक है, तो वहां पे शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स को इंप्लीमेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि फिर वो कैंसर होने वाले बहुत सारे लोगों को आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जो इस प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कि किसी को शुगर हो गया, किसी को हाई बीपी है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम वाले लोगों को ग्रुप में बैठाल के डॉक्टर्स के सामने बैठाया जा सकता है। तो जो भी वो आपस में बातचीत करेंगे, चूंकि सबको कॉमन ही प्रॉब्लम है सारे पेशेंट्स को, तो जो भी डॉक्टर बताएगा वो सबके काम की चीज है। अभी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है 10-12 लोगों को, तो हार्ट की हेल्थ से रिलेटेड अगर डॉक्टर कुछ बता रहा है तो वो तो सबके ही काम आएगा ना। समझ के बात को। तो जो शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स है, इनको अगर आप रिमोट तरीके से, वर्चुअल तरीके से कंडक्ट करवा सको तो इसके काफी बेनिफिट्स हमारे सामने निकल के आ सकते हैं। चूंकि कॉमन एडवाइस का जो रिपीटिशन है वो हम एलिमिनेट कर देंगे। एक ही समय पे वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाएगी, बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाएगी, तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। और इस तरीके की जो शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स है वो यूएसए में 20 सालों से चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स है, इन्होंने यूएसए में अच्छा परफॉर्म किया और कहीं ना कहीं इंडिया में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और इंडिया में जो वाइड स्प्रेड डायबिटीज की प्रॉब्लम है ना, लोगों के ब्लड में जो शुगर लेवल ज्यादा है, इस प्रकार की प्रॉब्लम, इस प्रकार की कॉमन प्रॉब्लम्स को शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स काफी सॉल्व कर सकते हैं। और क्या इंडिया में शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स को किसी भी तरीके से इंप्लीमेंट किया है? बिल्कुल किया गया है। पुदुचेरी में एक अरविंद आई हॉस्पिटल है। अरविंद आई हॉस्पिटल में वो पेशेंट्स जिनको ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा एक प्रकार की आंख की बीमारी होती है जहां पे इंसान धीरे धीरे उसको दिखना बंद हो जाता है, अंधा होता जाता है वो। तो मान लीजिए बहुत सारे लोगों को ग्लूकोमा है, उनको साथ बैठा के अगर आप उनको व्यू पॉइंट दे रहे हो, कुछ बता रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है एक ही समय पे आप एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को बहुत सारे लोगों पे पहुंचा सकते हो। तो ये है शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट, जिसके काफी फायदे हैं। और ई संजीवनी प्लेटफॉर्म, जो दूसरे टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, कहीं ना कहीं मेडिकल अपॉइंटमेंट्स में अगर शेयर्ड तरीके से इन प्लेटफॉर्म्स को यूज किया जाए तो कहीं ना कहीं कोरोना के ट्रांसमिशन रिस्क को अवॉइड करके कम समय में इंफॉर्मेशन को रिपीट किए बिना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेनिफिट पहुंचाए जा सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, कि शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट के प्रति वो हमारा ध्यान लेके जा रहे हैं, हमारे देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हेल्थ सेक्टर और हेल्थ केयर पहुंच सके। और ये बोल रहे हैं कि चलिए जब तक कोरोना है तब तक तो भाई चलिए वर्चुअल अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, एक बार को जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो किसी एक गांव में या किसी एक कम्युनिटी लेवल पे भी जो मेडिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो शेयर्ड तरीके से होने चाहिए। तो एक समय पे बहुत सारे लोगों को बुला लो जिनको एक प्रकार की प्रॉब्लम है और उनकी सबको एक ही चीज बताओ बैठ के। ऑब्वियस सी बात है वहां पे प्रॉब्लम सेंसिटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सेंसिटिव हेल्थ प्रॉब्लम को शेयर करने में जो पेशेंट है वो डरता है। बट शुगर टाइप की प्रॉब्लम, हार्ट टाइप की प्रॉब्लम, ये तरीके की प्रॉब्लम्स काफी कॉमन है आजकल की डेट में, सबको ही हो रही हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स में सबके साथ बैठ के चीजें बताई जा सकती हैं। ठीक है भाई।
और इंडिया में ये करना काफ़ी आसान है, क्योंकि इंडिया में जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बहुत सस्ते में अवेलेबल हैं। 1.5 GB का डाटा कुछ 100 रुपये में मिल जाता है, तो बहुत आराम से इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है लोगों के पास, बशर्ते उनके पास एक स्मार्टफोन हो। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल स्ट्रेटजी है ऑन डिजिटल हेल्थ, WHO की ग्लोबल स्ट्रेटजी ऑन डिजिटल हेल्थ, इसको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने अडॉप्ट किया था। ये क्या बोलती है? इट प्रोवाइड्स अ कॉल फॉर एक्शन टू अ रोड मैप फॉर नेशंस टू रैपिडली एक्सपेंड डिजिटल हेल्थ सर्विसेज। नेशंस डिजिटल हेल्थ सर्विसेज को धीरे धीरे एक्सपेंड कर सके, उसके लिए एक लॉन्ग टर्म रोड मैप को डिवाइस करना, ये कहता है WHO। और इस तरीके के रोड मैप्स में आप शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो ये सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट एक पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं ओमिनस प्रेसिडेंट with Trump surviving the Senate trial, his politics will remain relevant till 2024। देखिए, 100 मेंबर्स का सेनेट होता है, 100 मेंबर्स के सेनेट में 57 लोगों ने कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट वोट किया, उनको इम्पीच करने की बात की। 50 तो यहाँ पे डेमोक्रेट्स थे, और 50 डेमोक्रेट्स जो कि सेनेट में बैठे थे उन्होंने बोला कि भाई ट्रंप इज गिल्टी। 7 रिपब्लिकन्स ने बोला ट्रंप इज गिल्टी। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट आए 57 वोट्स, बट कम से कम 2/3 वोट आने जरूरी थे, यानी 67 वोट्स आने जरूरी थे। अगर 10 वोट आ जाते यहाँ पे तो डोनाल्ड ट्रंप को गिल्टी पाया जाता, वो इम्पीच हो जाते, और अगर वो इम्पीच हो जाते तो वो अगला इलेक्शन नहीं लड़ पाते। लेकिन आप सोचिए, 50 रिपब्लिकन्स में से 43 रिपब्लिकन्स ने डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट बात नहीं की। मतलब कहीं ना कहीं अभी भी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए इज्जत बोल लीजिए, या डोनाल्ड ट्रंप से डर बोल लीजिए, या डोनाल्ड ट्रंप की यूटिलिटी की बात कर लीजिए। यूएस कैपिटल बिल्डिंग में 6 जनवरी को जो हुआ, उसके लिए सेनेट ने डोनाल्ड ट्रंप को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना। सेनेट ने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू और अपनी वीडियो स्पीचेस के थ्रू जो कुछ भी किया वो उनका राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये जो मॉब ने किया ये तो वैसे भी होना था, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको इंसाइट नहीं किया। बट हम सब ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं इंसाइटमेंट का एलिमेंट वहां पे था, इसको कोई मना नहीं कर सकता है। बाइडेन ने तो ये तक बोला, और बहुत सारे बड़े डिग्नेटरीज ने बोला कि जो कुछ भी कैपिटल हिल में हुआ है, दिस इज बेसिकली एन असॉल्ट ऑन अमेरिकन डेमोक्रेसी। बट चलिए ठीक है, सबका अपना अपना व्यू पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे फिलहाल के लिए बोला यह जा रहा है कि ट्रंप को कन्विक्ट नहीं किया गया। चूंकि ट्रंप को कन्विक्ट नहीं किया गया है, तो ट्रंप के जो चांसेस हैं अभी भी अगला इलेक्शंस लड़ने के, वो काफी ब्राइट है। 2024 तक जो बाइडेन आपके राष्ट्रपति रहेंगे, 2025 में नए राष्ट्रपति आएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 2024 में डोनाल्ड ट्रंप की री एंट्री होगी। इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान फिर से पोलराइजेशन का सिनारियो सामने आएगा, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को 74 मिलियन वोट तो मिले ही है ना, 7.5 करोड़ वोट ऑलमोस्ट मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप को। कहीं ना कहीं जो नेटिविस्ट पॉपुलेशन है, जो व्हाइट प्रिविलेज है, जो कंजर्वेटिव तबका है यूएस सोसाइटी का, वो अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़ा है। और डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर सब लोग डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच ना करके सेनेट ने गलती की है। अगर डोनाल्ड ट्रंप इम्पीच हो जाते तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स के चांसेस कम बचते। बट चूंकि यहाँ पे ट्रंप स्पीच ये इम्पीच नहीं हुए हैं, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स अभी भी यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात की जा रही है द वायबिलिटी ऑफ 2 proposals while 4 capitals may not be feasible in India, a Supreme Court bench in South India can be created। भाई कोलकाता में एक रोड शो हुआ 23 जनवरी को, और इस रोड शो में वेस्ट बंगाल की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने क्या बोला कि भाई इंडिया में आप एक कैपिटल क्यों बना रहे हैं, इंडिया में 4 कैपिटल्स होना चाहिए। और इन्होंने तृणमूल कांग्रेस के जो एमपी हैं और लीडर है लोकसभा में, सुदीप बंदोपाध्याय, इन्होंने सुदीप बंदोपाध्याय से बोला कि आप लोकसभा में इस बात की आवाज उठाइए कि इंडिया की 4 कैपिटल बनानी चाहिए, और जो भी पार्लियामेंट्री सेशंस होते हैं वो बाई रोटेशन होने चाहिए इन 4 कैपिटल्स में। तो एक बार दिल्ली में, एक बार कलकत्ता में, एक बार चेन्नई में, एक बार मुंबई में। तो ये बातें यहाँ पे बोली गई। लेकिन भले ही ममता बनर्जी जी यहाँ पे अपना ओपिनियन दे सकती हैं, फीजिबिलिटी ऑफ द प्रपोजल को समझना बहुत जरूरी है। फीजिबिलिटी ऑफ द प्रपोजल मतलब कि जो कुछ भी यहाँ पे ममता बनर्जी बोल रही है, क्या ये हो सकता है? अगर मान लीजिए 4 जगहों पे पार्लियामेंट बनाई जाती, दिल्ली में मान लीजिए बनी हुई, 3 जगहों पे आप और बना देते हो, तो अगर आप पार्लियामेंट बनाओगे तो पार्लियामेंट में जो बैठने वाले, जो अटेंड करने वाले एमपीज हैं, उनके लिए आपको अकोमोडेशन ही बनाना पड़ेगा। आप समझिए,
वैसे तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको पता है कि उनका जो बेस है वो दिल्ली है, तो वो कभी भी दिल्ली जा सकते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। 4 जगह पार्लियामेंट बैठेगी तो कमिटीज भी 4 जगह बैठेंगी, 4 जगह सेशंस होंगे, 4 जगह सेशंस होंगे तो एमपीज के आने जाने का खर्चा, एमपीज के स्टाफ के आने जाने का खर्चा। फिर एमपीज उन घरों में केवल उतने समय के लिए ही रुकेंगे जितने समय पार्लियामेंट सेशन चलेगा, बाद में वो वापस या तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले जाएंगे या दिल्ली चले जाएंगे। तो घर तो आप बहुत सारे बना दोगे बट वो घर ज्यादातर खाली पड़े रहेंगे। उन घरों की सिक्योरिटी में पैसा होगा, पुलिस को वहां पे सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी पार्लियामेंट सेशन चलेगा बहुत सारे वहां पे एमपीज पहुंचेंगे तो पुलिस को उनकी सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। तो ओवरऑल 3 जगहों पे पार्लियामेंट के सेशन कराने से जो खर्चा है सरकार का वो बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के बात यही बोली जा रही है कि ये जो आइडिया है ममता बनर्जी जी का ये फ्लॉप है, क्योंकि आप 3 एक्स्ट्रा जगहों पे पार्लियामेंट बनाने का खर्चा, वहां पे एमपीज के रहने का खर्चा, उनके स्टाफ के आने जाने का, सिक्योरिटी का खर्चा, दिस इज नॉट एक्चुअली फीजिबल ऑन ग्राउंड। लेकिन यहां पे एक ऐसा प्रपोजल है जिसके बारे में बहुत पॉजिटिवली बोल रहा है ऑथर। उससे पहले आपको एक और बात बता दूं, अगर आप बात करो दिल्ली में कैपिटल बनने की, पहले कौन कैपिटल था इंडिया की? कलकत्ता कैपिटल थी, ठीक है भाई। दिसंबर 1911 में क्या बोला गया कि दिल्ली विल बी द न्यू कैपिटल? किसने अनाउंस किया गया? किंग जॉर्ज 5 ने। 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, 1911 में पार्टीशन खत्म कर दिया गया और कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। पार्लियामेंट हाउस 1927 में दिल्ली में खुला और जो वाइस रॉय रेजिडेंस है, जो आज की डेट में राष्ट्रपति भवन है, वो भी दिल्ली में है। ये सब दिल्ली में क्यों खोला गया? क्योंकि कहीं ना कहीं समर कैपिटल शिमला के पास है और ओवरऑल पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने, तो मुस्लिम्स को खुश करने के लिए जो कैपिटल थी वो दिल्ली में बना दी गई। तब से दिल्ली में ही चल रहा है। अब बात यह है कि कैपिटल शिफ्ट करना इज नॉट अ इजी टास्क। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने 1980s में बोला था कि तमिलनाडु की कैपिटल को चेन्नई से शिफ्ट करके आप तिरुचिरापल्ली कर दो। जब आप एक कैपिटल को शिफ्ट करते हो तो खर्चा बहुत तगड़ा होता है। इसका एक एग्जांपल बताता हूं। आंध्र प्रदेश का विघटन जब दो स्टेट्स में हुआ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो तेलंगाना के पास तो कैपिटल चली गई हैदराबाद, आंध्र प्रदेश को नई कैपिटल बनानी पड़ गई। और नई कैपिटल बनाने में कितना गजब का खर्चा आया है, अगर आप पिछले 3-4 साल के करंट अफेयर्स देख रहे हो तो आपको पता होगा। जब भी एक नई कैपिटल बनती है, जब भी आप नए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स को पुटअप करते हो, बहुत पैसा खर्च होता है और यहां पे पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए। तो ये आइडिया तो देखिए सक्सेसफुल है नहीं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है जिसके बारे में लंबे समय से बात चल रही है। वो आइडिया है जनवरी 2021 में 5 साउदर्न स्टेट्स के बार काउंसिल्स ने क्या बोला कि एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच को आप साउथ इंडिया में बनाइए, और इसकी डिमांड बहुत लंबे से चल रही है और ये बहुत जरूरी डिमांड है। 4 कैपिटल बना पाना पॉसिबल नहीं है, बट साउदर्न स्टेट्स में एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच बना पाना पॉसिबल है और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि साउथ इंडिया में अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट में अपना केस फाइल करना है तो वो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करके दिल्ली जाएगा, दिल्ली में जाके वो लॉयर्स को एंगेज करेगा, और लॉयर्स की फीस तो सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त होती है भाई। अगर आपने देख रखी हो ये जो मूवी आई थी जॉली एलएलबी आपकी अक्षय कुमार की, तो वहां पे हाई कोर्ट में केस में बाइज्जत बरी कराने के 50 लाख, तो इस तरीके से लॉयर्स फीस मांगते हैं। तो लॉयर्स की फीस तो एक खर्चा बड़ी होती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच भी नहीं है साउथ इंडिया में, और सिर्फ एक बार दिल्ली में जाके केस लड़ने वाली बात नहीं है। किसी भी केस की अक्सर कर डेटें आती रहती हैं, अगली तारीख ये अगली तारीख ये, तो क्या आदमी वहां आता ही जाता रहेगा? समझ गया आप बात को? तो साउथ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बनानी बहुत जरूरी है, इसकी मांग बहुत लंबे समय से हो रही है। और बेंच बनाने के साथ साथ जो हमारे अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि 4 बेंचेस ऑफ कोर्ट ऑफ अपील बनाइए 15 जजेस की अक्रॉस द कंट्री, यानी दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, आपका चेन्नई में, आप 4 कोर्ट ऑफ अपील बनाइए जिसमें हर कोर्ट ऑफ अपील में 15 जजेस बैठेंगे। ये कोर्ट ऑफ अपील एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच होगी, बट इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा एपेलेट केसेस को देखना। ये एपेलेट जुडिक्शन एक्सरसाइज करेगा। मैं बताता हूं कैसे। हाई कोर्ट ने मान लीजिए कोई डिसीजन दिया, हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील गई, वो अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है। अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुप्रीम कोर्ट के पास एपेलेट जुडिक्शन भी है, सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फार्म बिल पास किए गए। अब फार्म बिल के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के पास ये अपील गई कि आप ये बताइए ये फार्म बिल कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। तो बेसिकली दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। जब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके ये बताने की बात की जाती है कि क्या सही है संविधान के हिसाब से या क्या गलत है संविधान के हिसाब से, ये जिम्मेदारी संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को एडजुडिकेट करना ये सुप्रीम कोर्ट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो के वेणुगोपाल ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास रहने चाहिए केवल कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, और सुप्रीम कोर्ट की ही बेंचों की तरह
4 कोर्ट ऑफ अपील बना दीजिए, तो हाई कोर्ट जो भी डिसीजन देगी उसके अगेंस्ट जो भी अपील जाएगी वो इन कोर्ट ऑफ अपील में चली जाएगी। तो कोर्ट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट का बहुत सा बर्डन कम कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट केवल कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस देखेंगे और बाकी सारे अपीलेट जुडिशन वाले केसेस इन कोर्ट ऑफ अपील के पास चले जाएंगे। तो कोर्ट ऑफ अपील बनाना 4 जगहों पे देश में और एक साउदर्न बेंच बनाना सुप्रीम कोर्ट की, ये एक ऐसी डिमांड है जो कि बहुत जरूरी है। इनफैक्ट कोर्ट ऑफ अपील बनाना है तो भैया आपको संविधान में अमेंडमेंट भी करना पड़ेगा, बट दिस इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना भाई। एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ओवरबर्डन है, उसके पास समय होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को देखने के लिए। वो अपीलेट जुडिशन में फंसा रहता है। अपीलेट जुडिशन के लिए अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बना सकते हो काफी फायदा हो जाएगा। सरकार ऐसा करेगी कि नहीं करेगी, और उससे भी ज्यादा क्या खुद सुप्रीम कोर्ट ऐसा चाहती है कि हो ना हो, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा डाउट है। क्योंकि अगर ये 4 कोर्ट ऑफ अपील बन जाती हैं तो दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट बैठी है और उसके अंदर जो जज बैठे हैं उनकी औकात कम हो जाएगी। एक चीज समझिए, ये जो 4 कोर्ट ऑफ अपील बनाने की बात कर रहे हैं ना के वेणुगोपाल साहब, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार का खर्चा ज्यादा होगा या सरकार को नुकसान ज्यादा होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी नुकसान है। अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट में 31 जजेस हैं, ठीक है। अभी 31 जजेस में, सॉरी 34 जजेस हैं, 33+1, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी के लिए 34 जजेस हैं। अगर आप 4 कोर्ट ऑफ अपील बना देते हो और 15 × 4 60 जजेस को और अपॉइंट करते हो तो 60 ऐसे और सुप्रीम कोर्ट के जजेस आ जाएंगे जो कि दिल्ली वाली सुप्रीम कोर्ट के ओहदे के बराबर हो जाएंगे। तो कोई भी कैडर ये नहीं चाहता है कि वहां पे सीटें एक लिमिट से ज्यादा बढ़े क्योंकि उनकी पावर कम होती है। मान लीजिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पूरे देश में 3-4 हजार ऑफिसर है। कल की डेट में सरकार ने बोला कि नहीं भाई 4000 आईएएस से काम नहीं चलेगा, 1 लाख आईएएस की पोस्ट बनाओ। तो क्या आईएएस की पोस्ट की इतनी औकात रहेगी? समझ गया बात को? मतलब जो इंपॉर्टेंट अथॉरिटी जितनी कम होती है उतनी ज्यादा उसकी पावर होती है, उतना ज्यादा उसका जुरिडिक्शन होता है। तो 4 कोर्ट ऑफ अपील बने, इस बात पे हो सकता है सरकार को प्रॉब्लम आए और इस बात पे हो सकता है खुद सुप्रीम कोर्ट को प्रॉब्लम आ जाए। तो के वेणुगोपाल जी का जो आइडिया है वो आइडिया बहुत अच्छा है, बट आइडिया ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होगा इस बात पे बहुत डाउट है। ठीक है भाई, ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। द गवर्नमेंट मस्ट व्यू फ्रीडम ऑफ स्पीच एज एन एड नॉट इम्पेडिमेंट टू नेशनल सिक्योरिटी। यहाँ पे बात की जा रही है ट्विटर और पार्लियामेंट के बीच में, जो पार्लियामेंट तो नहीं सरकार बोलना चाहिए। देखिए भैया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को साफ साफ सरकार ने एक अल्टीमेटम इशू किया कि जो लॉ ऑफ द लैंड है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर भारत की सरकार आपसे बोल रही है कि कुछ कंटेंट को आप ब्लॉक करो तो आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। आप भारत की सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप देश के प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज कर सकते हो, डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको कुछ बोलें और आप उसको मानो ही मत। और हमने जो आपको बोला वो हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया के थ्रू हेट को प्रोपोगेट मत होने दो। तो यहाँ पे जो रविशंकर प्रसाद हैं आईटी मिनिस्टर, वो ये बोल रहे हैं कि आप क्रिटिसाइज करो, आप प्राइम मिनिस्टर को भी क्रिटिसाइज करो, बट आप अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू हेट मत फैलने दो। जब वॉशिंगटन कैपिटल हिल का अटैक हुआ तब आपने पुलिस को सपोर्ट किया, और जब रिपब्लिक डे परेड में इंडिया में अटैक हो रहा था और तब हमारी पुलिस एक्शन कर रही है तो आप पुलिस को क्रिटिसाइज कर रहे हो। ये डबल रिपोर्टिंग आप क्यों कर रहे हो? ये रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर से बोला। ट्विटर भी यहाँ पे बोला कि भाई हम, मतलब ट्विटर की तरफ से देखिए ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आ रहा है। ट्विटर की तरफ से स्टेटमेंट ये आ रहा है कि हमने सरकार की बात मानी है, हमने सरकार की बात पूरी तरीके से ही मानी। मतलब हमने न्यूज़ मीडिया एंटिटीज, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियंस के कुछ ट्विटर अकाउंट्स को बैन नहीं किया। ज्यादातर अकाउंट्स जो गलत हैशटैग फैला रहे थे हमने उनको बैन कर दिया। हमारे हिसाब से, मतलब ट्विटर का ये बोलना है कि हमारे हिसाब से जहां पे फंडामेंटल राइट टू फ्री एक्सप्रेशन अंडर इंडियन लॉ वायलेट हो रहा है उन चीजों को हमने बैन नहीं किया। अब यहाँ पे दोनों ही पार्टी अपने अपने व्यू पॉइंट दे रही है। सरकार अपने व्यू पॉइंट दे रही है और ट्विटर अपने व्यू पॉइंट दे रही है। और सरकार बड़ी ताकतवर होती है, सबके बस की बात नहीं होती सरकार से पंगा लेना। वो तो ट्विटर जैसा इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो थोड़ा बहुत सरकार से पंगे ले भी पा रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे फिलहाल के लिए दिख रहा है कि सरकार शायद ट्विटर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगी, और ट्विटर ने भी अभी के लिए सरकार के दिए गए सारे डायरेक्शंस को मान लिया है। अगर कोई भी एक पार्टी अड़ी रहती, कोई भी एक पार्टी अपने पॉइंट पे डटी रहती, तो शायद सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ये फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता और फिर से सुप्रीम कोर्ट में इसकी लीगैलिटी के ऊपर बातचीत होती। और आपको याद दिला दूं, ये जो सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट है 2000, इसके ऊपर पहले भी सुप्रीम कोर्ट में बातचीत हो चुकी है। एक केस है श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015। श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था, बट सेक्शन 69A को कॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। सेक्शन 66A अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, 69A कॉन्स्टिट्यूशनल था।
ठीक है, ये बात हो रही श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 69A को कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया तो आगे सुप्रीम कोर्ट उसको कभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोल सकता। आगे आने वाले किसी सुप्रीम कोर्ट की बेंच को अगर ये लगता है कि ये एक्ट सही नहीं है संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से, तो उसको स्ट्रक डाउन भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट की बेंच। ठीक है भाई, तो ये सब बातें आप बताई गई हैं। और आज का फाइनल आर्टिकल डिस्कस करते हैं, कॉम्बैटिंग वैक्सीन हेजिटेंसी। A storm of misinformation around COVID-19 वैक्सीन में सीरियसली डेंट द फाइट अगेंस्ट पैंडेमिक। देखिए हमारे यहाँ दो वैक्सीन है, कोवैक्सीन और आपका कोविशील्ड। कोवैक्सीन भारत बायोटेक की है, कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका की है। इनके बारे में मैंने कई बार बताया होगा, तो इनके बारे में दोबारा नहीं बताऊंगा। इस आर्टिकल में सीधे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पहुंचता हूं, वैक्सीन हेजिटेंसी पे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वैक्सीन हेजिटेंसी की डेफिनेशन क्या है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। WHO बोलता है कि वैक्सीन हेजिटेंसी इज डिफाइंड एज अ रिलक्टेंस और रिफ्यूजल टू वैक्सीनेट डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन सर्विसेज। मतलब वैक्सीन सर्विसेज अवेलेबल है, उसके बाद भी आप वैक्सीनेट नहीं कराना चाहते हो, इसको बोला जाता है वैक्सीन हेजिटेंसी। ठीक है, वेस्टर्न नेशंस में भी वैक्सीन हेजिटेंसी रही है और इंडिया में भी वैक्सीन हेजिटेंसी रही है। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में, ठीक है, एक समय ऐसा था कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन फैल गया और उसके चलते उन्होंने ओरल पोलियो वैक्सीन को लेना बंद कर दिया। उनको ये बताया गया कि आपको ये जो ओरल पोलियो वैक्सीन दी जा रही है इसके चलते आपके बच्चों में बीमारी आ जाएगी, इनफर्टिलिटी आ जाएगी, तो उन्होंने इस वैक्सीन को नहीं लिया। ये बेसिकली क्या है, ये वैक्सीन आप कह सकते हो कि हेजिटेंसी है, कि एक कम्युनिटी को ऐसा लग रहा है कि अगर हम वैक्सीन ले लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इस तरीके की जो हेजिटेंसीज हैं वो तमिलनाडु और कर्नाटका में भी देखने को मिली है। जैसे कि केरला की मलापुरम डिस्ट्रिक्ट में MMR वैक्सीन के अगेंस्ट, MMR मतलब मीजल मम्स और रूबेला की वैक्सीन के अगेंस्ट भी एक खबर सी फैली कि भाई इस वैक्सीन को ले लोगे तो बीमार पड़ जाओगे, इनफर्टाइल हो जाओगे, तो लोगों ने अपने बच्चों को ये वैक्सीन नहीं दी। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है कि जो कोविड-19 की अभी वैक्सीन आई है इसी में लोगों को डाउट हुआ है। इससे पहले ऐसे बहुत से न्यूमरस इंस्टेंसेस हुए जहां पे वैक्सीन लेने में लोग डरे हैं। समझ गए? अगर आप कोविड-19 की वैक्सीन की बात करो, वैसे तो ये वैक्सीन हेजिटेंसी के जो कॉन्सेप्ट है बहुत पुराना है, ठीक है भाई। और ये जो वैक्सीन हेजिटेंसी फैलती है, ये फैलती इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वैक्सीन से रिलेटेड बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन चलती है मार्केट में। मैं आपको बताता हूँ, कुछ दिन पहले मेरी एक दोस्त से बात हुई और वो ये बोल रहा था कि दिल्ली में किसी एक पर्सन को इंजेक्शन लगा दिया कोरोना का, उसकी किडनियां फेल हो गई। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन जेन्युइन है या नहीं है मैं नहीं जानता, ठीक है ना, मैंने बस एक दोस्त से सुना। बट आप सोचो कि कोई भी एक पर्सन अगर ज्यादा दिमाग से नहीं सोचता है तो हो सकता है वो इस इंफॉर्मेशन को सही मान ले, या कोई बोले कि नहीं भाई ये मिस इन्फॉर्मेशन है। कोई इन्फॉर्मेशन जब तक आपने अपने आंखों से नहीं देखी तब तक आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते सही है या गलत है। इस चीज के चलते बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाती है मार्केट में। आपका ट्रेंड क्या होगा, अगर आप सोच भी रहे हो कि चलो मैं चल के भैया कोरोना की वैक्सीन लगा दूं और ऐसी कोई न्यूज आपके कान में पड़ जाए तो आप सोचोगे छोड़ो यार बाद में लगवा लेंगे। समझ गए? तो बेसिकली मिस इन्फॉर्मेशन के चलते, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि कोविड-19 की वैक्सीन सेफ है, ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि कोविड-19 की वैक्सीन को लेके, इसकी सेफ्टी को लेके, एफिशिएंसी को लेके और साइड इफेक्ट्स को लेके अभी बहुत से डाउट है मार्केट में। सरकार तो ओपनली बोल रही है कि नहीं भाई वैक्सीन बहुत अच्छी है, बहुत सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं वैक्सीन अच्छी है, बस बहुत सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि रुक जाओ अभी मत लो। तो हमारे देश में कोविड-19 की वैक्सीन सेफ है, एफिशिएंसी है उसकी, उसके साइड इफेक्ट्स कम होंगे, इस बात को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं। और ये डाउट्स बहुत वजहों से हैं। बहुत वजहों से क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्सीन को बहुत तेजी से इंप्लीमेंट किया गया, बहुत तेजी से रोल आउट किया गया। दूसरा, कोवैक्सीन जैसी वैक्सीन के तो फेज 3 ट्रायल डाटा के रिजल्ट्स भी सामने नहीं आए हैं। तीसरा, हमारे देश में मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैलती है, तो गलत इन्फॉर्मेशन की भाई वैक्सीन लगा दी उसको ये बीमारी हो गई। चौथा, रिलीजियस टैबूज। रिलीजियस टैबूज मतलब रिलीजन के चलते भी लोग बोलते हैं कि इस वैक्सीन को मत लो नहीं तो नस्ल गंदी हो जाएगी, इस प्रकार की बहुत सी बातें होती हैं। एक सर्वे कंडक्ट किया था लोकल सर्कल्स नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने दिसंबर में। ये एक कम्युनिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसमें 69% लोगों ने क्या बोला, दैट दे विल नॉट रश टू वैक्सीनेट देमसेल्व्स अगेंस्ट द पैंडेमिक। मतलब अभी भी देश में कहीं ना कहीं वैक्सीन हेजिटेंसी, मुझे खुद ही हेजिटेंसी है, मुझे भी आज बोला जाए कि भाई चलो जल के कोरोना की वैक्सीन लगा दो, मैं नहीं लगवाने जाऊंगा, ठीक है ना। मुझे लगेगा कि चलो भाई सबको हो जाने दो, ये नेचुरल ट्रेट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई एक ऐसा आदमी हो जो बिल्कुल ही बीमार पड़ा हो, बहुत ही ज्यादा उसको बुखार हो, वो ठीक ही नहीं हो रहा हो, मरने के कगार पहुंच जाए, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो वैक्सीन लगवाएगा ही लगवाएगा। लेकिन जो आदमी थोड़ा भी सही है वो जल्दी वैक्सीन लेने नहीं जाएगा, वो इंतजार करेगा कि चलो रुक जाते हैं देखते हैं बाद में क्या होता है। अब ये तो बात हो गई नॉर्मल लोगों की। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है ना,
एक सर्वे बोलता है कि भाई 55%, 55% हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी वैक्सीन नहीं लेना चाहते। 64 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स चाहते हैं कि भाई पहले मेरा एंटीबॉडी टेस्ट ले लो, अगर एंटीबॉडी टेस्ट में मेरे खून में एंटीबॉडीज हैं कोरोना की तो मैं वैक्सीन नहीं लेना चाहता, क्योंकि एंटीबॉडीज तो नेचुरल इम्यूनिटी दे ही रही है मेरे को। तो भले ही हमारे देश में जो भी वैक्सीनेशन हो रहा है, इस वैक्सीनेशन में जो उल्टे सीधे एडवर्स इफेक्ट्स के केसेस हैं वो बहुत कम सुनने में मिल रहे हैं, उसके बाद भी लोग कहीं ना कहीं वैक्सीन लेने में हमारे देश में डर रहे हैं। अब बात यह है कि अगर चेन ऑफ ट्रांसमिशन को इंडिया में तोड़ना है तो आपको वैक्सीन तो लेना है। पीपल कैन चूज टू बी नॉट इनएकुलेटेड बट टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन इट इज इंपेरेटिव टू हैव राइट स्ट्रेटजी इन प्लेस। तो भले ही आपके पास ये चॉइस है कि आप वैक्सीनेट नहीं होना चाहते हो, लेकिन अगर आप चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना चाहते हो कोविड की, तो वैक्सीन तो लेनी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जरूरी यह है कि लोगों को यह भरोसा दिलाया जाए कि वैक्सीन सही है। तो आपको कुछ एक ऐसा कंसेप्ट निकाल के लाना पड़ेगा जिस कंसेप्ट के थ्रू आपकी जो चॉइस है कि हम वैक्सीन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, इसको भी ऑनर किया जा सके और एट द सेम टाइम आपको वैक्सीन भी दी जा सके। और इस कंसेप्ट को यहाँ पे ऑथर ने बोला है लिबर्टेरियन पैटर्नलिज्म, जो कि बिहेवियरल साइंस का एक कंसेप्ट है। यहाँ पे पीपल को वैक्सीन के लिए कन्विंस भी किया जा सकता है, साथ साथ उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस को भी मेंटेन किया जा सकता है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बता रखी है। अगर आप वैक्सीनेशन इंटेंट की बात करो दोस्तों, तो वैक्सीनेशन इंटेंट इंडिया में ज्यादा है, 87% है, और ग्लोबली 15 कंट्री का एवरेज है 73%। वैक्सीन इंटेंट का मतलब कि कितना इंडिया के लोग वैक्सीन लेना चाहते हैं। मतलब अगर इंडिया के लोगों को भरोसा होगी हाँ भाई हमको जो वैक्सीन दी जा रही है वो सही है, तो इंडिया में बहुत सारे लोग वैक्सीन ले लेंगे, बट कहीं ना कहीं वैक्सीन वो लेना चाह नहीं रहे। तो अगर आपको लोगों को वैक्सीन देनी है तो आप किस प्रकार के स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले स्ट्रेटजी तो यह है कि आप वैक्सीन के रिस्पेक्ट में प्रॉपर साइंटिफिक फैक्ट्स को पब्लिश करिए, प्रॉपर फेज 3 ट्रायल्स के डाटा को पब्लिश करिए। पहले तो आप फेज 3 ट्रायल कंडक्ट करिए, महीनों तक कंडक्ट करने के बाद उस डाटा को पब्लिश करिए। उस डाटा को जब आप पब्लिश करोगे और प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू और प्रॉपर साइंटिफिक एक्सपर्ट्स के थ्रू लोगों के सामने लेकर आओगे, तो धीरे धीरे लोगों को इस बात की भनक लगेगी, लोगों को धीरे धीरे भरोसा आना शुरू होगा। और कहीं ना कहीं हमारे देश में लोग सेलिब्रिटीज की बात को बहुत मानते हैं, तो सेलिब्रिटी वाले पॉपुलिज्म वाले एलिमेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सारा अली खान और सलमान खान जैसे लोग अगर जाके कोरोना सेंटर के बाहर खड़े हो जाएं और सबको दिखाएं देखिए हम वैक्सीन ले रहे हैं, तो हो सकता है उनको देखा देखी लोग बहुत सारे भागने लगे वैक्सीन लेने के लिए। लेकिन सेलिब्रिटीज भी ज्यादा नजर नहीं आए, क्योंकि आज की डेट में सब अपनी जान बताते फिर रहे हैं। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया हो, थोड़ा सा लेट हो गया है बट ठीक है। आई होप चीजें पसंद आती हैं दोस्तों, तो नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताया करो। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। हैव अ ग्रेट डे।